कक्षा 8 गणित। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, हम मान लेते हैं कि आपने कुछ धनराशि किसी से उधार लिया या फिर आपने बैंक से लोन लिया। तो जब भी आप लोन लेंगे ना और फिर उसको 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद या जितने वर्ष बाद आप उसे वापस करेंगे, तो आपको जो भी बैंक रहेगा उसको जितना आपने लोन लिया उतना तो वापस करेंगे ही, साथ साथ कुछ आप ब्याज भी उसको वापस करेंगे, है ना। तो देखिए उसको ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला होता है, साधारण ब्याज पर देगा तब। यहाँ पर ब्याज भी लेने का कुल 2 तरीका है, एक तो साधारण ब्याज, एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम लोग साधारण ब्याज को समझते हैं। देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है, ए बराबर पी और कोष्टक में 1 + RT। यहाँ पर ए जो धनराशि यही मिश्र धन होता है, यही आपको वापस करना रहता है। मिश्र धन में उसका मूलधन भी रहता है, यहाँ पर पी जो होता है यह मूलधन होता है ना, जितना आपने लोन लिया था। और यहाँ पे 1 + R जो होता है दर, कितने % वार्षिक दर से आपने लोन लिया। और जो यहाँ पर टी रहेगा वो रहता है टाइम, है ना, कितने समय के लिए आपने लिया। यहाँ पर ए बराबर फाइनल अमाउंट, या इसे हिंदी में बोलना रहेगा तो मिश्र धन। और यहाँ पर जो पी है इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस, इसे मूलधन कहेंगे। और जो आर है दर, एनुअल इंटरेस्ट रेट, वार्षिक दर। और जो टी है टाइम इन ईयर, है ना। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, ए बराबर पी कोष्टक में 1 + RT, यही फार्मूला होता है। किसी से आप कुछ धन उधार ले रहे हैं तो उसको कितना आपको वापस करना रहेगा। यहाँ पर ये हो गया मिश्र धन, और यहाँ पर पी हो गया मूलधन, और 1 + R वार्षिक जो यहाँ पर रेट है, आर जो है रेट है, दर है, और टी है वार्षिक वर्ष जो समय है, ठीक है, कितने साल के लिए आपने लोन लिया था। चलिए यदि इसमें यदि साधारण ब्याज में आपको केवल ब्याज ज्ञात करना है कि कितना आपको ब्याज चुकाना है, तो इसके लिए फार्मूला यह होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी है प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर पी है प्रिंसिपल बैलेंस या इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस भी बोल देंगे, यही मूलधन है। यहाँ पर मूलधन कितना आपने लोन लिया था, और यहाँ पे आर रेट रहेगा दर, ठीक है, किस दर से, किस वार्षिक दर से आपने लोन लिया था। और जो टी है वह समय, और हर में रहेगा 100। इस प्रकार से आप सिंपल जो भी आपने धनराशि लोन लिया है उसका आप ब्याज ज्ञात कर देंगे, जो कि रहेगा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट है। और यहाँ पर जब भी आप किसी को वापस कर देंगे तो यहाँ पर ए है फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट में आप क्या देंगे, साथ साथ उसका प्रिंसिपल अमाउंट देंगे जितना आपने लोन लिया था, और प्लस आई देंगे जो भी आपने ब्याज लिया था, है ना। यहाँ पर मिश्र धन आप हमेशा वापस करेंगे। यहाँ पर मिश्र धन में क्या रहता है, मूलधन। आपने जितना लोन लिया था वह धनराशि तो आपको वापस करना ही होगा, साथ साथ उसके आप ब्याज भी वापस करेंगे, है ना, यही होता है मिश्र धन। हम यहाँ पर इसको एक उदाहरण की मदद से समझते हैं कि साधारण ब्याज के हिसाब से यदि मान लेते हैं आपने 100 रुपया किसी से धनराशि उधार लिया या लोन लिया, है ना, और यहाँ पर दर दे दिया गया है 10% वार्षिक। मतलब यदि प्रति 100 रुपये पर 10 रुपया बढ़ेगा, है ना, साल भर में, 1 साल के अंत में। तो यहाँ पे मूलधन आपने 100 रुपया लिया किसी से उधार, और यहाँ पे दर है 10% वार्षिक। तो 1 साल बाद आपको क्या उसको लौटाना पड़ेगा, कितना वापस करना पड़ेगा, उसका ये मूलधन तो आप वापस करेंगे, साथ साथ इसका यहाँ पे 100 रुपये का 10% आप ज्ञात कर देंगे तो आपको 10 रुपया ज्ञात होगा, है ना। तो इतना कुल योग आपको वापस करना पड़ेगा 1 साल बाद। साथ साथ दूसरे साल बाद आपको कितना वापस करना पड़ेगा, यदि 2 साल के लिए लेंगे 2 साल के अंत में आपको कितना वापस करना पड़ेगा, मूलधन तो आप वापस करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जितना भी ब्याज लगा था 1 साल का उसका 2 गुना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी मूलधन यही है, यदि 2 साल के लिए ज्ञात कर देंगे तो इसका यहाँ पर 20 रुपये आपको ज्ञात होगा, है ना। आप चाहें तो इस फार्मूले से आप रख के ज्ञात कर लीजिएगा, यदि ब्याज ज्ञात करना रहेगा तब, है ना। 2 साल के लिए यहाँ पर 20 रुपया हो जाएगा, ये साधारण ब्याज के हिसाब से बता रहे हैं। यदि यहाँ पर यदि 2 साल बाद कितने रुपये वापस करना था, यहाँ पे यदि बताना रहेगा कि यहाँ पर कितने रुपये आपको वापस करना है पहले साल में, तो यहाँ पे 110 रुपये आपको वापस करना है ना। और यदि दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल के अंत में आपको कितना वापस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 120 रुपये आपको वापस करना पड़ेगा, है ना। और वहीं यदि तीसरे साल के अंत में बात करें कि 3 साल तक के लिए आपने लिया था लोन 100 रुपया, तो यहाँ पर यदि 3 साल बाद आपको वापस करना है तो कितना आप वापस करेंगे, उसका मूलधन तो वापस करेंगे, साथ साथ उसका 30 रुपया ब्याज बनेगा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 130 रुपया आप उसको वापस करेंगे, यही हो जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पर आप साधारण ब्याज में देखेंगे धनराशि आपको पहले साल में 10 रुपया देना था, वहीं दूसरे साल में इसका 2 गुना हो गया, 20 रुपया होगा, वही तीसरे साल में इसका 3 गुना हो गया, है ना। तो यहाँ पे यदि 1 वर्ष का आपने साधारण ब्याज ज्ञात कर दिया तो उसका यदि जितने वर्ष के लिए बोलेगा तो उतना गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से होता है साधारण ब्याज में। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में किस प्रकार से होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर होता है, ये इसके लिए फार्मूला होता है। यहाँ पर ए क्या है, यहाँ पर ये फाइनल अमाउंट है, पी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है ना। जितना आपने यहाँ पर ए की बात करेंगे तो यही मिश्र धन यही आपको वापस करना है ना, और इतना आपने उधार लिया था, है ना, या फिर लोन लिया था, है ना। और यहाँ पर ए बराबर पी कोष्टक में 1 + R जो है रेट है, किस वार्षिक दर से आपने लोन लिया था, यही आर है ना। और यहाँ पर घात पर क्या है, टी है, टाइम है, समय,
जो कि रहेगा साल में रहेगा, है ना, ईयर में रहेगा। चलिए इसके लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपने 100 रुपया आप उधार लिया, ठीक है, किसी से 100 रुपया उधार लिया और यहाँ पे दर यही है 10% वार्षिक के हिसाब से आपने लिया। तो यहाँ पर यदि उसको 1 साल बाद वापस करना रहेगा तो आप वापस कितना कितना करेंगे, यहाँ पे 100 रुपये का 10% जब आप ज्ञात कर देंगे तो यहाँ पर आपको कितना ज्ञात होगा, 10 रुपये, है ना। तो यहाँ पर 1 साल बाद आपको उसका मूलधन तो देंगे, साथ साथ यहाँ पे 10% वार्षिक है, मतलब 100 रुपये का 10 रुपये बढ़ेगा 1 साल में। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको 10 रुपया और वापस करना पड़ेगा, है ना। ये ब्याज हो गया, ये मूलधन तो उसका वापस करेंगे, साथ साथ यहाँ पर ब्याज भी वापस करेंगे। तो मिश्र धन आपको कितना मिलेगा, 110 रुपया। 1 साल में यदि लौटाना रहेगा तो यहाँ पर 110 रुपये आप वापस करेंगे। लेकिन जब आप दूसरे साल वापस करना रहेगा, है ना, मान लेते हैं 2 साल के अंत में आप जो भी मूलधन लिए थे उसको वापस करना चाहते हैं, जो भी आपने कर्ज लिया था उसको वापस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब यह आपका हो जाएगा मूलधन, है ना। अब यहाँ पर यह मूलधन हुआ, अब इसका आप 10% ज्ञात करेंगे, है ना। यहाँ पर इसका आप 10% ज्ञात कर देंगे, जो कि आपको 11 रुपया प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर मूलधन इसको आपको वापस करना पड़ेगा 110 रुपये को, और प्लस यहाँ पर इसका हमने जब 10% ज्ञात किया तो आपको 11 रुपया ज्ञात हुआ, और फिर यहाँ पे यह हो गया मूलधन और यहाँ पर यह हो गया ब्याज। फिर इनका योग किया तो हमें मिश्र धन प्राप्त हुआ। यदि 2 साल के अंत में यदि आप लौटाना चाहते हैं तो उसको आप 121 रुपया वापस करेंगे। यह हो गया 2 साल के अंत के लिए, है ना। यहाँ पे 121 रुपया आपको वापस करना होगा। यही यदि तीसरे साल की बात करें तो यह अब यहाँ पर यह मूलधन हो गया आपका, है ना, यह मूलधन बना, और साथ साथ इस पर जब हमने 10% ब्याज लगाकर ज्ञात किया ना, इसका हमने जब 10% ज्ञात किया तो हमको ज्ञात हुआ 12.1, है ना, 12.1 ज्ञात हुआ। तो अब यह हो गया मूलधन और यहाँ पर यह हो गया ब्याज। जब 3 साल के अंत में आप वापस करेंगे तो यह मूलधन और प्लस यह ब्याज, इन दोनों को जोड़ने पर 133.1 रुपया इतना आप वापस करेंगे। तो यहाँ पर अंतर देख लीजिए इन दोनों में। यदि 2 साल बाद यहाँ पे साधारण ब्याज के हिसाब से आप वापस करें ना, देखिए 1 साल के लिए तो दोनों का सेम है ना, 100 रुपया आपने जब भी लोन लेंगे तो यहाँ पर यदि 1 साल में के अंत में यदि लौटा दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे दोनों का अमाउंट सेम है। यहाँ पर भी 110 रुपया आप वापस कर देंगे और यहाँ पर भी 110 रुपया आप वापस कर देंगे। लेकिन जब दूसरा साल रहेगा ना तो यहाँ पर ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लगता है। तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज रहता है ना, तो यहाँ पर जो मूलधन था और जो यहाँ पर ब्याज था, इन दोनों को जोड़कर इस पर भी ब्याज लगने लगता है ना। लेकिन यहाँ पर इसमें नहीं होता है ना, तो केवल एक बार जो ब्याज लग गया वही ब्याज रहता है, सेमी ब्याज रहता है, बस उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता है, इस प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पर जो भी ब्याज रहता है वो ऐड हो जाता है ना। अब यहाँ पर ये मूलधन हमने बताया था कितना, 110 रुपया हो गया। अब इसका हमने ब्याज ज्ञात किया तो यहाँ पर 11 रुपया ज्ञात हुआ था। तो यहाँ पर देखिए धनराशि में अंतर है, यहाँ पर 120 रुपया आपको वापस करना पड़ेगा मूलधन में, यहाँ पे साधारण ब्याज में कोई भी धनराशि आपने उधार लिया था 100 रुपया ना, तो उसको यदि साधारण ब्याज के हिसाब से आपको वापस करना रहेगा तो 120 रुपया वापस करेंगे 2 साल के अंत में। लेकिन यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में आपको 121 रुपया आपको वापस करना होगा। वहीं 3 साल में साधारण ब्याज के हिसाब से 100 रुपये को आपको यहाँ पे 10% वार्षिक की दर के हिसाब से 130 रुपया वापस करना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में उसी धनराशि को आपको यहाँ पे 133.1 रुपया आपको वापस करना होगा। तो यहाँ पर साधारण ब्याज द्वारा कोई भी धनराशि यदि उधार लिया जाता है तो मूलधन हमेशा इसमें सेम रहता है ना, मूलधन हमेशा सेम रहता है। और एक बार जो भी आपने साधारण ब्याज से ब्याज ज्ञात कर दिया ना, उसी ब्याज का 2 गुना 3 गुना इस प्रकार से होता रहता है। लेकिन यहाँ पर जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी आपने मूलधन लिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष का जुड़ जाता है ना, प्रत्येक यहाँ पे 1 वर्ष का यहाँ पे जो भी मूलधन था और प्लस यहाँ पे ब्याज जुड़ गया है ना। अब यहाँ पर यह आपका मूलधन हो गया, अब इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा और फिर यहाँ पर ब्याज हमने ज्ञात किया तो इतना ज्ञात हुआ, फिर ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो अगले वर्ष यह मूलधन हो जाएगा, है ना। इस पर भी यहाँ पर 10% हमने ब्याज लगाकर आपको ज्ञात करके दिखाया। तो यहाँ पे इस निष्कर्ष से आपको यह ज्ञात हुआ ना कि यदि साधारण ब्याज से आप कोई भी धनराशि उधार ले रहे हैं तो आपको कम पैसे देना पड़ेगा। यहाँ पर तुलना कर सकते हैं, यहाँ पर कम ही पैसा देना पड़ेगा। 2 साल 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 1 साल के लिए तो हमने बताया कि यहाँ पे 1 साल के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब भी 2 साल हो जाएगा तो यहाँ पे धनराशि में अंतर आने लगेगा, है ना। यहाँ पर आपको कम ही देना पड़ेगा, यहाँ पर अधिक देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में हमने समझा। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न एक दे दिया गया, आपको प्रश्न में दे दिया गया अवमूलन के बारे में। तो अवमूलन के लिए यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा A = P 1 - R/100 और घात यहाँ पर T हो जाएगा। A यहाँ पर फाइनल अमाउंट, P यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे R है दर है और हर में यहाँ पे 100 है और T है समय, जो कि रहेगा वार्षिक। यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, यहाँ पर ये वृद्धि के लिए है, ठीक है। यहाँ पर जाहिर सी बात है यदि आप लोन वगैरह लेंगे तो आपकी जो भी मूलधन रहेगा उसमें हमेशा वृद्धि होगा, है ना। यहाँ पे जो भी मूलधन था उससे हमेशा वृद्धि ही होगा। लेकिन यदि मान लेते हैं कोई आपको वस्तु दे देगा, वस्तु में यदि अवमूलन होगा, यदि यहाँ पे जितना भी % वार्षिक दर से यदि कोई वस्तु के दाम में गिरावट होगा तो उसके लिए फार्मूला यह हो जाएगा, है ना। चलिए बस यहाँ पर आप इन फार्मूलों को याद में रखिएगा, ठीक है। साधारण ब्याज का तो यहाँ पर हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ चुका हुआ है, यहाँ पे साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को। और हम लोग इस प्रश्नावली में हम लोग को यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित आपको प्रश्न पूछेगा तो आप सिंपल इस नियम को याद रखेंगे और यहाँ पे अवमूलन की यहाँ पे वृद्धि के लिए है।
और यहाँ पे अवमूलन होगा तो यहाँ पे इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, है ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे दिया है 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला यहाँ पर दे दिया गया वर्ष 2001 में जनसंख्या क्या था, यह आपको बताना है। और यहाँ पे सेकंड में दे दिया गया वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी, यह आपको बताना है ना। चलिए यहाँ पे वार्षिक दर दे दिया गया और साथ साथ आप देख लीजिए यहाँ पे वर्ष 2001 की जनसंख्या पूछा हुआ है और यहाँ पे वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या आपको दे दिया गया है कि 54,000 हो गया है। तो यहाँ पर 2003 से यहाँ पे ना 2 वर्ष पहले का पूछा हुआ है कि वर्ष 2001 में जनसंख्या क्या था, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लिख दें, जैसे 2003 को हमने लिख दिया यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 2003 की जो जनसंख्या आपको दे दिया गया है। अब आपको पूछा कितना हुआ है, यहाँ पे पहले का पूछा हुआ है ना 2001 का, तो यहाँ पर 2001 से 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको दे देगा, है ना, 2 ईयर, है ना, 2 साल बाद आपको दे देगा। मतलब यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर यह प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, है ना, जो पहले था ये प्रिंसिपल हो गया और यहाँ पर ए जो है यहाँ पर यह ए हो जाएगा जो कि आपका फाइनल अमाउंट है और इसके लिए आपको दे देगा समय कितना 2 साल और यहाँ पर साथ साथ आपको दर दे देगा, है। देखिए हम लोग इसको यहाँ पर समझें तो यहाँ पर आपको 2001 का पूछा हुआ है और आपको दे दिया गया है 2003 की आपको जनसंख्या दे दिया गया है 54,000, है ना, यही दे दिया गया यहाँ पे 54,000 है। चलिए यहाँ पर 2003 का तो आपको दे दिया गया, यह आपका फाइनल अमाउंट है ना, जिसको हम लोग दर्शाएंगे किससे, ए से, है ना। देखिए फार्मूला यहीं लगेगा, फार्मूला तो यहीं लगेगा। अब यहाँ पर ए जो है यहाँ पर 2 जो यहाँ पे सबसे बाद में दिया रहेगा और यहाँ पर जो भी यह था यह प्रिंसिपल अमाउंट था, यहाँ पर यह पी ही आपको पूछा हुआ है, ठीक है, पी आपको पूछा हुआ है और यहाँ पर ए का वैल्यू आपको दे देगा, जो फाइनल अमाउंट है इसका आपको मान दे देगा और यहाँ पे समय कितना है 2 ईयर, ठीक है, 2 साल का समय लग रहा है ना, 2 साल के यहाँ पर पहले का पूछा हुआ है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट क्या था जिसका यहाँ पर 2 वर्ष यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यहाँ पर आपको फाइनल अमाउंट, तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में बताना है। आपको यहाँ पर फाइनल अमाउंट आपको दे दिया गया है 54,000 है और यहाँ पर समय दे दिया गया है टाइम जो 2 साल है और यहाँ पर रेट भी आपको दे दिया गया 5% दे देगा, 5% वार्षिक। बस इसको हम लोग सिंपल इस फार्मूले पर प्रतिस्थापित करेंगे। हमेशा आपको ना यहाँ पे देखिए अज्ञात मान कितने हैं, 1 2 3 4 वैल्यू, इसमें से हमेशा आपको 3 वैल्यू दे देगा, 3 वैल्यू दे देगा, चौथे वैल्यू का आपको मान पूछेगा। यहाँ पर आपको ए का भी मान दे देगा, फाइनल अमाउंट क्या प्राप्त हो रहा है 2 साल बाद, यह भी आपको दे देगा, साथ साथ यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आपको पूछा हुआ है और यहाँ पर रेट भी दे देगा और टाइम भी दे देगा जो कि है 2 साल, है ना। बस यहाँ पे सब सिंपल हम लोग सबका मान यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पर हम लोग पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम लोग ज्ञात करते हैं कि पहले जो 2 वर्ष पहले जो 2001 की जनसंख्या थी वह क्या थी। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, दिया है आपको क्या क्या दे देगा और यहाँ पर चलिए दर ही लिख देते हैं। पहले हम लोग कैपिटल आर से भी दिखा सकते हैं या फिर स्मॉल आर से भी दिखा सकते हैं। जो आपको रेट दे देगा वार्षिक, यहाँ पे आपको दर दे देगा 5% वार्षिक है, 5% वार्षिक, यह हो गया। चलिए और यहाँ पे समय, यहाँ पे 2001 का पूछा हुआ है और यहाँ पे 2003 का आपको 2003 के अंत में दे देगा, है ना। समय कितना है 2 साल, टाइम है लिख देते हैं 2 साल लिख दीजिए या 2 वर्ष लिख दीजिए, ठीक है, समय है 2 वर्ष, यह हो गया। और आपको यहाँ पर ये फाइनल अमाउंट आपको दे दिया गया है जिसको हम लोग दर्शाएंगे ए से, ये आपको दे देगा 54,000, है ना। अब इसको हम लोग फार्मूले प्रतिस्थापित करते हैं। फार्मूला ही होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर, चलिए इस कैपिटल आर से दिखाते हैं, आर बटा 100 और घाते यहाँ पर टी हो जाएगा टाइम। चलिए ए का वैल्यू 54,000 हो गया। पी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है 1 प्लस जो यहाँ पे रेट है, दर है यहाँ पर 5 और यहाँ पे सिंपल आप सिर्फ 5 को ही लिखेंगे, यहाँ पे परसेंटेज के लिए बटा 100 आपको यहाँ पे फार्मूले में ही लिख दिया गया, है ना। 5 बटा यहाँ पे 100 और टी है टाइम कितना 2 वर्ष, यहाँ पर घात हमने 2 लिख दिया। इसको हम लोग हल करते हैं, 5,000 नहीं 54,000 है पी और यहाँ पर अंश और है ना विभाजित है 1 प्लस 5 एकम 5, यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पर 1/20 हो जाएगा और इस पर घात 2। देखिए इसको जब हम लोग हल कर देंगे ना, 1 है प्लस यहाँ पे 1/20 है, यहाँ पर इसको हम लोग चाहें तो लघुत्तम मतलब लसा जो है उसको बराबर कर देते हैं, अंश और हर में यहाँ पर हमने 20 से गुणा कर दिया तो यहाँ 20 यहाँ पर हो जाएगा 20/20 और प्लस 1/20। अब यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त समान है, लसा 20 हो जाएगा, अंश को जोड़ दीजिए 20 + 1 हो जाएगा जो कि आपको 21 प्राप्त हो जाएगा, 21 बटा आपको 20 प्राप्त होगा, है ना। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं कोष्टक में, यहाँ पे 54,000 है
बराबर पी, कोष्टक में इसको हमने हल किया तो आपको ज्ञात हुआ 21/20, यहाँ पर घात 2। चलिए और हल करते हैं इसको। अब यहाँ पर 2 घात है तो इसके 2 गुणनखंडों को गुणा कर दीजिए, 21/20 और यहाँ पे 21/20। आपको सिंपल पी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे जो भी राशि है बराबर की इधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। पी को हम लोग एक तरफ ज्ञात कर देंगे, जो भी अज्ञात राशि रहेगी यहाँ पे जो भी, इसे चर बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल पी है, इसी का आपको वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर बराबर की इधर यहाँ पे संख्याओं को हम लोग पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर है 54,000 और यहाँ पे जो हर में है यहाँ पर अंश में आ जाएगा, यहाँ पर 20 गुणते 20 हो जाएगा, ठीक है, अंश में हो गया। और यहाँ पे 21 गुणते 21 ये हर में आ जाएगा, है ना। और बराबर की इधर सिर्फ पी बचा। चलिए इसको यहाँ पर ना, यहाँ पे 5 4 9 और यहाँ पर भी ये अंश और हर में यह राशियाँ विभाजित है ना, हम लोग इसको थोड़ा विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे 54,000 है और गुणते यहाँ पे 20 गुणते 20 है और हर में 21 गुणते 21 है। तो अंश और हर वाली राशि ना 3 से विभाजित है। यहाँ पे 3 एक कम 3, एक बार भाग चला जाएगा और घटा देंगे तो यहाँ पर ना 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 2, 2 और 4 24, 3 8 है 24 और यहाँ पर इस पर कुल 3 जीरो है ना, और 3 7 21 हो गया, ठीक है। अभी ये 3 से विभाजित है ना, अभी ये 3 से विभाजित है। तो हम लोग यहाँ पर अंश और 3 से विभाजित, 3 से हम लोग भाग दे लेते हैं, 3 7 21 और यहाँ पर भाग दे देंगे तो 3 6 का 18, तो यहाँ पे 6,000 हो जाएगा, है ना, 6,000 बचा। और यहाँ पे 7 गुणते 7 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक बार यहाँ पर भी यदि लिखना रहेगा साफ साफ लिख देते हैं, 6,000 और यहाँ पे 20 गुणते 20 है और हर में कितना है 7 गुणते 7 है, यही बचा हुआ है। इसको नोट करते हैं। यहाँ पर अंश और को हमने यहाँ पर 2 बार विभाजित हो रहा था, यहाँ पर भी हमने 3 से विभाजित कर दी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको मिला 6,000 गुणते 20 गुणते 20 और हर में 7 गुणते 7 आपको प्राप्त हुआ, बराबर किधर पी है। या फिर इसको चाहें तो आप इसको पहले लिख दीजिए याद करके, पी बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 6,000। दोनों दाएं पक्ष और बाएं पक्ष आपस में बराबर ही है, बस यहाँ पर पी को हमने यहाँ पर इधर कर दिया, ठीक है, बाएं पक्ष में हमने लिख दिया 6,000। यहाँ पे 20 में यहाँ पर 20 का गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और उस पर कुल 2 जीरो। यहाँ पे हर में क्या रहेगा 7 7 49, हमने 7 7 गुणा भी कर दिया। चलिए अंश में इसका गुणा कर देंगे, यहाँ पर कुल कितने जीरो लग जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर है, 3 जीरो यहाँ पर, 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो और 7 7 3 का गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 या 4 6 का 24, यहाँ पे 24 और हर में कितना है 49 है। आपको 49 से भाग भी देना है ना, यहाँ पर भाग देंगे ना, 5 जीरो है 24 पर। चलिए हो गया, भाग देना है आपको 49 से, तो ये लगभग 50 के बराबर है। यहाँ पर 250 है ना, 5 बार भी भाग हम लोग नहीं ले जा सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर हम लोग भाग ले जाते हैं 4 बार, है ना। यहाँ पे 4 9 36 को 6 हासिल 3 बना, यहाँ 4 चौका 16, 16 में यदि आप 3 जोड़ देंगे तो आपको 19 मिलेगा, 16 3 19 मिलेगा। क्योंकि यदि आप ना 5 बार ले जाएंगे, 4 5 20 हो जाएगा। एक बार हम भाग देकर आपको दिखाते हैं, 5 5 9 45, 45 को 5 हासिल 4 बना, फिर 5 चौक को 20 और 20 यहाँ पर 4 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग नहीं जा पाएगा, है ना। यहाँ पर 240 है और यहाँ पर 245 आ रहा है, तो 5 बार भाग नहीं जाएगा। चलिए 4 बार जाएगा और यहीं आएगा। चलिए हम घटा देते हैं, यहाँ पर एक हासिल दे देगा, 10 10 में से 6 गया, यहाँ पर बचा 4 और यहाँ पर एक हासिल देने के कारण यहाँ पर 3 बचा हुआ है, घटेगा नहीं, एक हासिल दे देगा। 13 में से यदि आप 9 घटा देंगे ना, 13 में से 9 घटा देंगे तो आपको बचेगा 4, ठीक है। एक जीरो को हम लोग नोट कर देते हैं और फिर जाएगा 8 बार भाग, 9 बार भाग नहीं जाएगा, अधिक हो जाएगा, 8 बार हम लोग भाग ले जाते हैं। 8 9 72 को, यहाँ पे 72 को 2 रहेगा, हासिल आपको 7 बना, यहाँ पे 8 चौक को 32, 32 में आप 4 जोड़ देंगे तो आपको 39 प्राप्त हो जाएगा, 32 में 7 जोड़ देंगे तो आपको 39 मिलेगा। चलिए घटाते हैं, यहाँ पे एक हासिल देगा, 10 में से यहाँ पर 2 था, 10 में से 2 जाएगा तो आपको 8 मिलेगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 3, एक हासिल देगा 13, 13 में से 9 घटा देंगे तो आपको फिर बचेगा 4, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमने यहाँ तक तो इस्तेमाल कर लिया, इसको भी इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पे जीरो को हमने नोट कर दिया। चलिए अब फिर आपको भाग जाएगा 9 बार, 9 बार हम लोग भाग ले जाते हैं। 9 9 81 को 1 हासिल 8 बना, यहाँ पे 9 चौका 36, 36 यहाँ पर है 36 और 36 में जब 8 जोड़ देंगे तो 8 दूना 16, 13 14 को 4 हासिल 1 बना, यहाँ पे 3 1 4 इतना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हासिल देगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 7, 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 बचेगा, 4 में से 4 घटकर आपको 0 प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इस जीरो को हम लोग नोट करते हैं।
अब यहाँ पर आपका भाग जाएगा 8 बार, 8 बार भाग ले जाएंगे तो यहीं दूसरी बार जो हमने दिया था, यहाँ पर जो हमने दूसरी बार भाग दिया था इतना बार जाएगा, यहाँ पर आपको 392, 8 बार में अधिक हो जा रहा है, यहाँ पर 92 हो जाएगा, 8 बार में अधिक हो जाएगा, 7 बार ही हमें भाग ले जाना है। यहाँ पे 7 9 63 को 3 हो जाएगा, हासिल आपका 6 बनेगा। यहाँ पे 7 चौक 28, यहाँ पर हो जाएगा 28, 28 में 6 जोड़ देंगे, 6 दूना 12, यहाँ पे 6 दूना 12 13 14, 14 को 4, एक हासिल बनेगा, यहाँ पर 34 आपको मिलेगा, यहाँ पर इतना। ठीक है, चलिए हम लोग अंतर कर देते हैं, एक हासिल देगा, 10 में से यहाँ पे 3 घटा देंगे 7 बचेगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 8, 8 में से 4 घटा देंगे तो आपको 8 मिलेगा। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग इस जीरो को नोट करते हैं, यहाँ पर घटाने पर 4 बचा था, ठीक है, 470 है। अब यहाँ पे 470 है तो हम लोग कितना बार यहाँ पे, यदि हम लोग 9 बार भाग ले जाएँ तो 9 बार हमने यहाँ पे तीसरी बार में ले गए थे, तो यहाँ पर 441 आपको प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग 9 बार भाग ले जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपको मिलेगा 441। यहाँ पर अंतर कर देंगे, एक हासिल जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बचा हुआ है कितना, यहाँ पर एक हासिल देने के बाद बचा हुआ है 6, 6 में 4 घटा देंगे तो बचेगा 2, यहाँ पर घटकर 0 हो गया। अब तो यहाँ पर यदि अब आगे भाग ले जाएंगे तो यहाँ पे दशमलव बढ़ा कर ले जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यदि 5 बार यदि भाग जाएगा, मतलब दशमलव के बाद यदि आप भाग दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर यदि 5 बार भाग गया या 5 से अधिक बार गया तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, आगे आप एक अंक जोड़ देते हैं ना, और उसे हम लोग लिख देंगे लगभग में। तो यहाँ पे लगभग 5 बार भाग चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 9 45 हो जाएगा, ठीक है, 5 9 45 को 5, ठीक है, यही था, हमने 5 बार भाग देकर दिखा था। 245 आपको प्राप्त होगा, 245 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अधिक है, यहाँ पर 5 आपको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर घटकर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर घटकर आपको यहाँ पर 2 में से 2 घटकर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप चाहें तो 0 नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं 450 है ना, 450 क्या है, यहाँ पर 9 बार फिर आप भाग ले जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद जो भी अंक है ना, या 5 के बराबर रहता है या 5 से अधिक रहता है ना, तभी भी क्या करते हैं आप यहाँ पर 1 बढ़ा देते हैं ना। जो भी यहाँ पे जनसंख्या है ना, वो दशमलव में नहीं हो सकता है ना, दशमलव में नहीं रहेगा, वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, तो उसको हम लोग लगभग करके लिख देते हैं ना। यहाँ पर भाग देने पर आपको इतना प्राप्त हो रहा है, भाग दे लीजिएगा, यहाँ पे यही प्राप्त हो रहा है आपको, हम लिख देते हैं भाग देने पर पी का वैल्यू 48979, और यहाँ पे 0.59, फिर आपको आगे कुछ मिलेगा। अब यहाँ पे 5.5 है या 5 से अधिक रहता है तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, तो यहाँ पे 79 है तो 80 हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P बराबर 489, यहाँ पे 80, यह है लगभग, ठीक है। यही आपको ज्ञात करना था, यहाँ पर हम कामा करके लिख देते हैं, ये P का वैल्यू आपको ज्ञात करना था। यहाँ पे प्रश्न में ज्ञात करना था 2001 में जनसंख्या, हम लोग लिख देते हैं, अतः 2001 में जनसंख्या यहाँ पे 4,48,980 लगभग, ठीक है, इतना ही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला प्रश्न हल हो गया। उस जो भी नगर था, शहर था, उसकी 2001 में जनसंख्या लगभग यहाँ पे 48,980 थी। यहाँ पर यह फर्स्ट वाला प्रश्न हल हो गया। यहाँ पर आपको सेकंड में दे दिया गया है ना, वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी, यह आपको बताना है। अब देखिए, अब यहाँ पर ना 2003 का तो आपको दे दिया गया है। अब देखिए 2003, यहाँ पे जो 2003 की जो भी जनसंख्या रहेगा वो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। अब यहाँ पर बाद में का पूछा हुआ है ना, 2005 का आपको पूछा हुआ है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका फाइनल अमाउंट, है ना। इसको हम लोग दर्शाएंगे A से, इसको दर्शाएंगे हम लोग P से, ठीक है। और समय कितना लग रहा है, यहाँ पे 2003 से 2004 में 1 साल, 2005 में 2 साल, यहाँ पे 2 साल का पूछा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपल पूछा क्या हुआ है, यही A पूछा हुआ है ना, फाइनल अमाउंट क्या है वहीं आपको बताना है। अब आपको 2003 का दे दिया गया है ना, 2003 की जनसंख्या तो आपको दे दिया गया है। अब आपको पूछा हुआ है 2005 में जनसंख्या क्या होगी, तो यहाँ पर समय कितना लगेगा, ईयर जो हो जाएगा 2 साल, ठीक है, 2 साल समय लगेगा। और यहाँ पर जो है यह आपका प्रिंसिपल अमाउंट है ना, यह है आपको 54,000, ठीक है। P का वैल्यू आपको यहाँ पर दे दिया गया है 54,000, यह तो आपको दे देगा। और इसका आपको मान ज्ञात करना है जो कि हो जाएगा A, ठीक है, जो कि होगा फाइनल अमाउंट, है ना। इसी का वैल्यू आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और रेट तो सिंपल यही है, 5% वार्षिक है, ठीक है। बस यहाँ पर सब कुछ आपको दे दिया गया है, 3 वैल्यू हमेशा आपको दिया रहेगा। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट ये हो गया, और यहाँ पे टाइम आपको दे दिया गया है, साथ साथ रेट दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको यह पूछा हुआ है फाइनल अमाउंट। यहाँ पर हम लोग सेकेंड वाले प्रश्न को भी हल करते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सेकंड वाला प्रश्न है, पहले में ही सेकंड प्रश्न है। यहाँ पर आपको क्या क्या दे दिया गया है, जो यहाँ पर 2003 की आपको जनसंख्या दे दिया गया है, यह है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट। लिख देते हैं, पी का वैल्यू आपको दे देगा 54,000। आपको रेट यही है, दर यही है ना, जो कि 5% वार्षिक दे देगा, एक यह दे देगा, और साथ साथ आपको एक मान और दे देगा जो कि है टाइम। टी से हम लोग इसको दर्शा देते हैं। यहाँ पर 2 साल का समय लग रहा है, 2 वर्ष। आपको पूछा क्या है, यहाँ पर ये पूछा हुआ है जो कि है फाइनल अमाउंट, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r बटा यहाँ पे 100 और घाते यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे n भी लिख सकते हैं, n से भी इसे दर्शाते हैं। फिलहाल में यहाँ पर हम लोग टी के हिसाब से लिखते हैं, और यहाँ पर रेट हम लोग कैपिटल से लिखे हुए, तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल R बना देते हैं। चलिए ए का वैल्यू हमें ज्ञात ही करना है, ए का वैल्यू ज्ञात करना है। पी का वैल्यू आपको दे देगा यहाँ पे 54,000, और यहाँ पे 1 प्लस दर दे देगा 5 और हर में है 100, रेट दे देगा 5% वार्षिक, और टी दे देगा समय 2 वर्ष, है ना। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ये बराबर यहाँ पे 54,000, इसको तो हमने अभी हल किया। इसको अंश और हर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1/20 प्राप्त हो जाएगा, और उसमें हमने एक जोड़कर अभी पिछले प्रश्न में आपको दिखाया था, आपको प्राप्त हुआ था 21/20 प्राप्त हुआ था, है ना। 21/20 मिला था, इसके घाते 2, और हल करते हैं इसको। ए बराबर यहाँ पे 54,000 गुणते यहाँ पे 21 के 2 गुणनखंड रहेंगे हर में, यहाँ पे सबके हर में कर देते हैं। यहाँ पे 20 गुणते 20 के यहाँ पर 2 गुणनखंड। चलिए यहाँ पर ए बराबर अंश और हर में यही संख्या है, यदि अंश और हर को हम लोग 10 से विभाजित कर देंगे तो 1 0 समाप्त हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी 1 0 समाप्त हो जाएगा, है ना। अभी ये जो संख्या लिखा गया है ये है ना, जैसे अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर 540 बचा हुआ है, और जब 21 में 21 का गुणा कर देंगे तो आपको 441 मिल जाएगा, और हर में 2 में 2 का गुणा कर देंगे 4। यह वाली संख्या जो है ना, यह 4 से पूर्णतः विभाजित है, हम लोग 4 से भाग देते हैं। 4 एकम 4, 1 और 4 14 होगा, है ना। तो यहाँ पर 4 3 12, 3 बार भाग चला जाएगा, 4 3 12 हो गया। यहाँ पे 14 में से 12 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 और 0 20 हो गया, 4 5 20, 135 मिला, और गुणते यहाँ पर 441 आपको प्राप्त हुआ। इसका आपको सिंपल गुणा कर लेना है। चलिए इसको जब हमने हल किया ना तो आपको ज्ञात हो गया 135 गुणते 441, इतना ज्ञात हुआ। इसका हम लोग सिंपल गुणा कर देते हैं, और जब आप इसका गुणा कर देंगे तो आपको ज्ञात होगा 59,535 आपको प्राप्त होगा। यही आपको ए का मान ज्ञात करना था। ए जो था वह था 2005 में क्या जनसंख्या होगी, जो भी आपको शहर का दे दिया गया था, है ना। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः वर्ष 2005 में जनसंख्या 59,535 होगी। प्रश्न नंबर 2 दे दिया गया, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, यहाँ पर इकाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख, 6,000 थी, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। यही आपको ज्ञात कर देना है ना। तो यहाँ पर जो भी आपको दे देगा है ना, कि यहाँ पे 2 घंटे के अंत में, मतलब 2 घंटे के बाद ये आपको पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पर ये आपको दे देगा प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा, आपको फाइनल अमाउंट ए का मान ज्ञात कर देना है, और साथ साथ यहाँ पर आपको रेट भी दे देगा। रेट आपको दे देगा 2.5%, और यहाँ पे समय दे देगा कितना, कुल 2 घंटा समय लग रहा है ना। चलिए, और यहाँ पर आपको जो भी दर दे देगा यह प्रति घंटे के हिसाब से दे देगा, तो कुल कितने घंटे लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है ना। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं क्या क्या आपको दे देगा। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे देगा कि पहले बैक्टीरिया की संख्या कितना था। यहाँ पे शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 था, है ना, शुरू में यही था। और फिर यहाँ पे लिख देते हैं टी टाइम, फिर 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर जो टी रहेगा उसके स्थान पर हम लोग यहाँ पर अब वार्षिक नहीं दे देगा, है ना, यहाँ पर आपको घंटा दे देगा। 2 घंटे लग रहे हैं तो टी के स्थान पर हम लोग सिंपल 2 प्रतिस्थापित करेंगे, और यहाँ पर रेट लिख देते हैं। आर का वैल्यू आपको दे देगा 2.5%, यहाँ पे लिखते हैं प्रति घंटे के हिसाब से आपको दिया हुआ है ना। यहाँ पर ये प्रति घंटा 1 घंटा का आपको दे देगा, इतना रेट है, और यहाँ पर 2 घंटे का आपको पूछा हुआ है। इसको भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज से ही हल करना है।
जो भी बैक्टीरिया की संख्या रहेगी वह चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ही बढ़ेगा, है ना। चलिए हो गया, यहाँ पर यह रेट है और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है, ए ज्ञात करना है जो कि आपका फाइनल अमाउंट। चलिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं, ए बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + R/100 टू द पावर यहाँ पे टी, टाइम रहेगा। ये है फाइनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे देगा 5,06,000 है, ठीक है। और ये हो गया 1 प्लस रेट आपको दे देगा 2.5, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2.5 लिख दिया और हर में सिंपल 100 लिख दिया। चलिए हो गया, टाइम कितना 2 घंटे, तो यहाँ पर हमने सिंपल टी के स्थान पर 2 प्रतिस्थापित कर दिया। इसको और हल करते हैं, ए बराबर यहाँ पे 5,06,000 है। यहाँ पर जब हम लोग सिंपल इसको हल कर देंगे ना 1 प्लस यहाँ पे दशमलव को हटाते हैं, हर में हम लोग 10 का गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 25 और यहाँ पर 100 तो पहले से, यहाँ पे दशमलव को हटाने के लिए हमने अंश और हर में 10 से गुणा कर दिया, तो दशमलव बिंदु यहाँ पर आ गया और यहाँ पे हर में गुणते 10 आ गया, है ना। यहाँ पर अंतर कोष्टक के अंदर को हम लोग हल करते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर ये हो गया 25 और यहाँ पे अंश और हर को हम लोग 25 से विभाजित कर लेना चाहिए था और यहाँ पर चलिए गुणा ही कर देते हैं एक बार, 1000 हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 25 से कम 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा 40। चलिए यहाँ पर लघुत्तम समापवर्त आपको मिलेगा 40, है ना। आप चाहें तो यहाँ पर 40 से अंश और हर में गुणा भी कर सकते हैं। 40 से हमने अंश और हर में गुणा कर दिया, यहाँ पे हर में हो गया 40 और 40 में एक जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 41, है ना। 41/40 आपको प्राप्त हो रहा है। इसको हल करने पर लिखते हैं 41 यहाँ पे 40 और इस पर घात कितने हैं, कुल 2 घात हैं। चलिए इसको और हल करते हैं, ये बराबर 5,06,000 और यहाँ पर 2 घात है, इसके कुल 2 गुणनखंड 41 गुणते 41 हर में 40 गुणते यहाँ पर 40। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं, यहाँ पर 5060 इस पर कुल 3 जीरो और गुणते जब 41 का 41 में आप गुणा कर देंगे ना तो 1000 आपको 681 प्राप्त होगा, है ना। 41 का 41 में हमने गुणा कर दिया और हर में है 40 गुणते 40। चलिए लिख देते हैं एक बार 40 गुणते 40। जब यहाँ पर 10 से अंश और हर को विभाजित कर देंगे तो 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से समाप्त हो जाएगा, फिर 10 से अंश और हर को भाग देंगे 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से समाप्त हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर चलिए फिलहाल में पहले हम लोग इतना को हल करते हैं, यहाँ पे 1681 का हम लोग फिर गुणा कर देंगे, यहाँ पर है 5060 फिर यहाँ पर बचा हुआ है 4 गुणते 4, है ना। अंश और हर को हम लोग चलिए 4 से चाहे तो आप विभाजित कर सकते हैं या फिर सिंपल 2 से विभाजित कर सकते हैं। चलिए 4 से विभाजित करके हम देखते हैं, यहाँ पर 4 से विभाजित कर देंगे, 4 एकम 4, यहाँ पर 4 एकम 4 हो गया, 5 में 4 घटा देंगे 1 और 0, है ना, 10 होगा। यहाँ पे 4 दूना 8 हो गया, यहाँ पे 10 में से 8 घटा देंगे 2 और 6 26, 4 6 का 24, ठीक है, 4 6 का 24 हो गया। जो भी यहाँ से 26 में 24 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 2 और 0 20 हो गया, 4 5 20, यही आपको प्राप्त हो गया और हर में अभी 4 है ना। अभी यहाँ पे 4 से भाग देना बाकी है, चलिए हम लोग भाग दे लेते हैं। जब 1265 में देखिए इतना गुणनफल अभी करना में बाकी है, फिलहाल में हम लोग बस इतने को हल कर रहे हैं भाई, है ना। यहाँ पर 4 से मैंने भाग दिया, अभी हर में 4 बचा था, अभी से हम लोग 4 से भाग देते हैं ना। भाग देने से पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इतना बचा हुआ है, अभी यहाँ पर इतना बचा हुआ है ना, पहले इसको साथ में हम लोग लिखते हैं, 1681 बचा हुआ है और यहाँ पर हमने अंश और हर को जो भी विभाजित हो रहा था विभाजित कर दिया, अभी बचा था 1265 और हर में अभी 4 से भाग देना है। तो हम लोग चलिए पहले इसका गुणा ही कर लेते हैं ना। जब इसका आप गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1681 1265 का आप गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 2 1 2 और फिर 6 4 6 5। अभी हर में अभी 4 से आपको भाग देना बाकी है और जब यहाँ पर आप 4 से भाग देंगे ना तो हम बताते हैं कितना आपको प्राप्त होगा, आप भाग दे लीजिएगा। यहाँ पे 5 3 1 फिर 6 1, यहाँ पे 6 1 6, ठीक है, और 0.25 भाग देंगे तो कुल इतना ही आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया की संख्या रहेगा उसको हम लोग दशमलव में नहीं लिख सकते, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद वाली संख्या 5 से छोटा है तो हम लोग इसको हटा देंगे, है ना। इतना को ही हम लोग लिख देंगे लगभग में, ठीक है। तो सिंबल हम लोग इसको नोट करते हैं। यहाँ पर इतने पूरे को हमने हल किया, पहले हमने क्या कर दिया 41 में 41 का गुणा कर दिया तो हमें इतना प्राप्त हुआ और अंश और हर में यहाँ पर जो भी था, यहाँ पे 5,06,000 था और हर में 40 गुणते 40 था, तो अंश और हर को 10 विभाजित कर दिया तो 4 गुणते 4 हर में बचा था और यहाँ पे 5060 बचा था, है ना। 4 से हमने भाग दे दिया तो यहाँ पर 1265 बचा था, हर में यहाँ पे 4 1 बचा था, है ना। और यहाँ पर सिंपल अभी गुणा करना इसका बाकी था, ठीक है, इसका 1681 का बाकी था। जब हमने इनका गुणा किया गुणनफल आपको इतना प्राप्त हुआ, ठीक है, गुणनफल आपको यह मिला। अभी 4 से भाग देना था, 4 से हमने भाग दे दिया तो आपको यह संख्या प्राप्त हो गया, है ना। इस संख्या को हम लोग नोट करते हैं, ये बराबर 5 3 1, यहाँ पे 6 1 6 और 0.25, हम लोग 0.25 को हटा देते हैं
अब यहाँ पे 0.5 से ये संख्या छोटी है तो हम लोग इसको सिंपल हटा देते हैं और लिख देंगे हम लोग लगभग। यहाँ पे 5 3 1 6 1 6 और कोष्टक में लगभग, यही आपको प्राप्त हुआ ए का मान। अतः लिख देते हैं, अतः 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या 5 3 1 6 1 6 लगभग होगी। ठीक है, जो कि यदि इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यहाँ पे 5,31,616 है। प्रश्न नंबर 3 दे दिए गए, एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है ना कि यहाँ पे इस दर से, वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, जो उसका जो भी मान है, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, इसके मान में कमी हो रहा है। और यहाँ पे 1 वर्ष बाद आपको बताना है। समय दे दिया गया 1 साल। ये आपको प्रिंसिपल अमाउंट है, आपको फाइनल अमाउंट बताना है ना। अवमूल्यन के लिए हमने फार्मूला बताया था कि यही फार्मूला आपको लगेगा। यहाँ पर ए है फाइनल अमाउंट, यहाँ पे पी है प्रिंसिपल अमाउंट, 1 माइनस आर, यहाँ पे आर बटा 100। यहाँ पर जो भी रेट रहेगा वार्षिक उसमें कमी होगा, और टी रहेगा समय, है ना। इस सिंपल फार्मूले को हम लोग नोट करते हैं। इसमें आपको मान क्या दे दिया गया है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको दे दिया गया है, साथ साथ रेट भी दे दिया गया और टाइम भी आपको दे दिया गया है। यहाँ पर ये फाइनल अमाउंट आपको यही ज्ञात करना है। लिख देते हैं, यहाँ पर दिया है क्या क्या आपको दे देगा, साथ साथ आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे देगा, पी का वैल्यू जो कि रुपए में ये है 42,000। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 42,000 दे देगा, और यहाँ पर रेट लिख देते हैं आर बराबर, यहाँ पर 8% आपको दे देगा वार्षिक। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम भी दे देगा 1 साल। चलिए वर्ष लिख देते हैं या साल लिख देते हैं, चलिए 1 साल हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ज्ञात करना है ए, जो कि है फाइनल अमाउंट। यहाँ पे हो रहा है अवमूल्यन, लिख देते हैं अवमूल्यन के लिए यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा ए बराबर पी कोष्टक में 1 माइनस आर बटा 100 के घात यहाँ पर टी। सबका वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं। ए बराबर यहाँ पर पी का वैल्यू आपको दे देगा 42,000, यहाँ पे 1 माइनस और रेट दे देगा 8, और हर में रखना है आपको 100, और घाते 1 है, या फिर इसको चाहे तो सिंपल आप हटा भी सकते हैं। चलिए इसको हम लोग हल करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, इसके मान को नोट कर देंगे, जो कि है आपको हल करना है इसी को। 42,000 है, और यहाँ पे गुणते 1 माइनस, और यहाँ पर हम लोग 1 को हटा देते हैं, यहाँ पे कोष्टक में करके लिख देते हैं। यहाँ पे 8 बटा यहाँ पर आपको दे देगा 100। अंश और हर वाली राशि यहाँ पर 4 से विभाजित है, हम लोग 4 से सिंपल भाग देते हैं। तो यहाँ पर 42,000 है, गुणते 1 माइनस 4 दूना 8, और यहाँ पर जब हर को 4 से विभाजित कर देंगे तो 4 दूना 8, और यहाँ पे 10 में से 8 हटा देंगे 2 बचेगा, और 0, 4 5 20, आपको यही प्राप्त हुआ। चलिए यहाँ पे 42,000 तो रहेगा ही। अब यहाँ पर आपको लघुत्तम समापवर्त लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो सिंपल अंश और हर में क्या कर सकते हैं, 25 से गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक है, अंश और हर से हमने 25 से गुणा कर दिया, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। अंश और हर में 25 है, और यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त लसा आपको 25 मिल जाएगा, और चूँकि चिन्ह विपरीत है आपको घट जाएगा। 25 में से आपको 2 घटा देना है, 25 में से 2 आपको घटाना है। चलिए तो फाइनल आपको मिलेगा 42,000, और यहाँ पे जब आप 25 में से आप 2 घटा देंगे तो आपको मिलेगा क्या, 23 मिलेगा, और हर मिला है आपको 25। और देखिए यहाँ पर ना 25 चौका 100 होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसके गुणनखंड को हम लोग अलग से करके लिख देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 420 गुणते हम लोगों ने 100 करके लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो था 42,000, इसको हमने 420 गुणते यहाँ पे 100 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर को यहाँ पर जैसे अंश को यहाँ पर जो 100 है, यहाँ पर 25 से हम लोग विभाजित करना चाहते हैं। यहाँ पे अंश में 23 भी है, और यहाँ पे 25 चौका 100 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे 42 है, मतलब 420 है, और गुणते 4 है, और यहाँ पे गुणते 23 है। ठीक है, यहाँ पे तीनों संख्याओं का आप सिंपल गुणा कर लीजिए, और जब आप इन तीनों संख्याओं का गुणा कर देंगे ना, तो हम बताते हैं कितना प्राप्त होगा आपको, 38,640 आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हल करने पर आपको यही संख्या प्राप्त हो रहा है, और हमने ज्ञात करके भी दिखाया किस प्रकार से यह प्राप्त हुआ आपको। ए बराबर आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 38,000 यहाँ पे 640, है ना। ए का वैल्यू हमने यही ज्ञात किया, जो कि था
जो एक स्कूटर का दाम था उसके मान में अवमूल्यन हो रहा था। तो यहाँ पर 1 साल बाद स्कूटर का मूल्य इतना रुपया ही रह जाएगा। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, अतः 1 साल या 1 वर्ष बाद, अतः 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य 38,640, यहाँ पे रुपये का चिन्ह रहेगा, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, और यही इस प्रश्न का हल है। तो इस प्रश्नावली में कुल 3 ही प्रश्न थे, तीनों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।